गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की यूनिट नंबर सेकंड को स्टार्ट करते हैं। और यूनिट नंबर सेकंड के अंदर अपन आज पढ़ेंगे, टॉपिक रहेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं पेन ले लेता हूँ। तो आज का हमारे पास टॉपिक रहेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ ए चार्ज। तो शुरू करते हैं इसको। आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज। तो हम निकाय की जो स्थिति ऊर्जा है उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं या किस तरह से हम उसको लिखते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे पास जो आवेश वितरण है वो दो प्रकार का होता है। एक हमारे पास जैसे उसको बोलते हैं सतत और एक बोलते हैं असतत। ठीक है ना, सतत और असतत, जिसको बोलते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आवेश के निकाय की स्थिति ऊर्जा कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा, दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय के लिए उन आवेशों की स्थितियों तक अनंत से लाकर स्थापित करने में किया गया जो कुल कार्य है वो उसकी स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई निकाय है और इस निकाय में बहुत सारे चार्ज पहले से उपस्थित हैं और इनका एक पोटेंशियल होगा यानी कि विद्युत विभव होगा, और एक चार्ज हमारे पास Q है जो कि अनंत पर स्थित है। इस चार्ज को अनंत से ला करके इस निकाय में किसी बिंदु तक स्थापित करने में जो आपको कार्य करना पड़ता है वही कार्य इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, संचित होता है, और यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस तरह से हम एक चार्ज को ला करके उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर दो आवेशों के निकाय की रचना में यदि प्रथम आवेश Q1, वैसे मैंने यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है, आप यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में भी लिख सकते हो। तो Q1 स्थिति को R1 पर स्थित है तथा दूसरे आवेश Q2 को स्थिति R2 तक लाने में प्रथम आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में करना पड़ता है कार्य। ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में करना पड़ता है तथा प्रथम आवेश की स्थिति के सापेक्ष दूसरे आवेश की स्थिति जो सदिश है वो R12 रहेगा, R12 सदिश होगा तथा स्थिति को मूल बिंदु मानते हुए दूसरे आवेश की स्थिति पर विभव का जो मान होगा उसको हम ऐसे निकालेंगे। तो देखो अपन यहाँ पर करना क्या चाहते हैं, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं एक निर्देश तंत्र है। ये हमारे पास निर्देश तंत्र है, ये y अक्ष हो जाएगा, ये x अक्ष हो जाएगा, और यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कोई निकाय है इस तरह से, और ये हमारे पास क्या है, इसका मूल बिंदु है 0 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं अनंत पर बहुत सारे आवेश रखे गए हैं, बहुत सारे। उन सब आवेशों को इस निकाय के अंदर लाने में कार्य कितना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, तो यहाँ पर हम Q1 आवेश को लेके आएंगे। यहाँ से हम Q1 आवेश को इस बिंदु तक लेके आते हैं Q1 को, और इसकी जो स्थिति है मूल बिंदु से वो रहेगी R1। ये सीधी लाइन मान लेना, ठीक है। और इसका विभव कितना रहेगा, इसका विभव रहेगा VR2 इक्वल टू KQ1 अपॉन R12। और दूसरे आवेश Q2 को स्थिति R2 तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा। अब की बार हम क्या करते हैं, दूसरे आवेश Q2 को लेके आ रहे हैं और Q2 को हम लेके आ रहे हैं, मान ले लेते हैं यहाँ पर हम Q2 आवेश को लेके आए और इसकी मूल बिंदु से जो स्थिति सदिश है वो हमारे पास है R2। तो इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी, इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी होती है वो रहेगी R12, ये रहेगी R12। तो कार्य क्या रहेगा, कार्य हमारे पास रहता है W बराबर आवेश गुणा विभव, आवेश गुणा विभव। तो पहले देखेंगे कि जब हम Q2 को लेके आ रहे थे, तो उससे पहले कितने आवेश आ चुके हैं उन सब का विभव चाहिए, उन सब का क्या चाहिए, विभव चाहिए। तो हम मान के चलते हैं कि जो पहले आवेश था उसका विभव हमारे पास VR2 है, तो हम लिखेंगे Q2 इंटू VR2। तो Q2 को लिख देंगे यहाँ पर, और V की वैल्यू है KQ1 अपॉन R12।
ठीक है। और k की वैल्यू यदि हम रखते हैं तो हमारे पास आएगा W, इसको आप 1 कर लीजिए, W1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दीजिए इसको। यही कार्य W ही आवेश Q1 Q2 के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अभी जो हमारे पास निकाय है उसमें केवल और केवल 2 आवेश और 2 आवेश हैं, तो उनकी जो निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी वो हम समीकरण नंबर 1 के द्वारा दे सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम एक आवेश और लेते हैं जिसको अपना नाम देते हैं Q3, और इस Q3 आवेश को हम लेके आते हैं किसी बिंदु तक जिसकी मूल बिंदु से जो स्थिति सदिश है वो मान लेते हैं R3 है। ये हमारे पास R3 हो जाएगा और पहले आवेश से दूरी हो जाएगी R13 और दूसरे आवेश से जो स्थिति होगी ये रहेगी R23। तो यहाँ पर हमारे पास कार्य कैसे निकालेंगे, हम कार्य कैसे निकालेंगे कि जो W होगा, W बराबर ये हमारे पास रहेगा कि पहले आवेश कौन सा लेके आए, Q3 लेके आए, लेकिन उससे पहले पोटेंशियल किस किस का होना चाहिए, पहले आवेश Q1 आ चुका है और पहले आवेश Q2 आ चुका है, तो इनके पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो अपन आगे लिखते हैं, इसको 1 नंबर लिख दिया। आगे देखिएगा, जब हम Q3 आवेश को अनंत से निकाय तक लाने में किया गया कार्य कितना रहेगा, W2 मानेंगे। आवेश कौन सा है, Q3। इससे पहले किस किस कौन कौन सा आवेश है उसका पोटेंशियल लिखेंगे, तो Q1 आवेश है प्लस इससे पहले हमारे पास Q2 आवेश आ चुका है, उनका पोटेंशियल लिख देंगे। तो W2 जो रहेगा वो रहेगा Q3 इज इक्वल टू, ये रहेगा K Q1 है और R13 लिख लेंगे क्योंकि हम इस तीसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं इसलिए, और K Q2 अपॉन में R23 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो W2 जो रहेगा वो रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू रख दी मैंने, Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये रहेगा Q2 Q3 अपॉन में R1 फिर R23, इक्वेशन नंबर इसको 2 दे दें। इसी प्रकार हम और अगले आवेश को यानी कि Q4 को लेके आएंगे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर Q4 आवेश को अनंत से निकाय में लाने में किया गया कार्य तो ये जो कार्य होगा ये हमारे पास कुछ इस तरह से रहेगा कि W3 नाम देंगे और Q4 आवेश लेकर आ रहे हैं। उससे पहले हमारे पास Q1 प्रेजेंट है, उससे पहले हमारे पास Q2 प्रेजेंट है और उससे पहले हमारे पास Q3 आवेश प्रेजेंट है, ये अपन लिख देंगे। ठीक है, और आवेश का जो मान हो जाएगा, सॉरी कार्य का जो मान होगा W4 वो रहेगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा आपकी बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q4 और Q1 अपॉन में 4R41 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q4 Q2 अपॉन में R42 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q4 Q3 अपॉन R4, इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब हम इसी प्रकार से सब कार्य क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे सब आवेशों को, और मान लेते हैं कि हमारे पास n आवेश आ चुके हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Qn Q1 अपॉन Rn1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Qn Q2 अपॉन में Rn2, और इस तरह से हमारे पास
ये कार्य निकल जाएगा। इसका देखिए समीकरण नंबर 4। हम निकालना चाहेंगे कुल कार्य। तो कुल कार्य क्या रहेगा, W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 WN तक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं WJ का जो मान है वो कुछ इस तरह से रहेगा। सबका वैल्यू रखेंगे, W1 का मान रखा, ये W1 का, W2 का, W3 का, इस तरह सब लिख देंगे। और जब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी W की और I की। इसको लिखेंगे K जो कि क्वेश्चन है बाहर लिख दिया, और सिग्मा Q1 QJ अपॉन RIJ। तो यहाँ पर 1 ये I है, IJ, तो नीचे लिखेंगे RIJ। तो I का मान और J का मान नॉट इक्वल टू रहेगा, और साथ में I और J हमारे पास 1 से स्टार्ट होंगे, और J भी 1 से स्टार्ट होगा, I भी 1 से स्टार्ट होगा, J का मान I के बराबर नहीं हो सकता, और ये कहाँ तक रहेगा, N तक। और QI के साथ अन्य आवेशों के युग्म के साथ योग करने पर हमारे पास जो वैल्यू है, यानी कि इस प्रकार सब आवेशों को एक दूसरे के साथ स्थापित करने पर कुल कार्य जो होगा वो रहेगा W बराबर 1/2 सिग्मा I बराबर 1 से लेकर के N तक और WI। और इसको हम लिख देंगे कि यही कार्य इन आवेशों के विद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में होगी, और U बराबर मिलेगा W बराबर 1/2 सिग्मा I बराबर 1 और J बराबर 1। यहाँ पर I बराबर 1 भी है, J बराबर 1 भी है, और I और J नॉट इक्वल टू है, और कहाँ तक रहेंगे, N तक। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 QI QJ अपॉन RIJ। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो 1/2 और लगाया गया, 1/2 और लगाया। ये 1/2 कहाँ से आया, ये अपन पीछे जाकर के इसको समझेंगे। देखिएगा, जब हमने W1 W2 W3 का मान निकाला, तो देखिए यहाँ पर W1 का मान निकाला है, और W1 के मान में हमारे पास आया है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q2 अपॉन R12। लेकिन जब हम Q2 आवेश को लेके आ रहे हैं, R12 है ना, 3 के साथ हो जाएगा, Q2 के तो लिए नहीं, लेकिन औरों के लिए मैं बता सकता हूँ। हाँ, आपने Q3 पे निकाला ना। यहाँ पर देखिएगा आप, देखिए जब हम इस तरह से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, इनका कॉम्बिनेशन बना रहे हैं W बराबर, तो अपने पास देखो यहाँ से इसी को समझ लीजिए आप, सिग्मा I बराबर 1 से स्टार्ट है, J बराबर 1 से स्टार्ट है, लेकिन I और J का मान इक्वल नहीं है, और ये कैपिटल N तक जाएगा, और ये रहेगा QI एंड QJ अपॉन में RI और J। मान लीजिए कोई स्पेशल केस के लिए I का मान हमारे पास 1 है, तो J का मान 1 तो नहीं होगा, कितना होगा, 2 होगा। तो अपन लिखेंगे, और यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन K है, तो आप लिखोगे K I का मान 1, J का मान 2 अपॉन R12 रहेगा। लेकिन इसके अलावा ये स्थिति भी हो सकती है कि I का मान हमारे पास 2 है, तो J का मान हमारे पास 1 हो सकता है। तो आप लिखोगे K Q2 और Q1 अपॉन में R21 रहेगा। लेकिन हमें पता है कि R12 और R21 बराबर होते हैं, और Q1 Q2 और Q2 Q1 भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो इसका मतलब है प्रत्येक टर्म्स हमारे पास कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है, क्योंकि ये मान J का हो सकता है, ये मान I का हो सकता है। तो ऑब्वियसली बात है कि प्रत्येक टर्म 2 बार आएगी, और 2 बार ना आए इसके लिए अपन ने क्या किया, उसके आगे 1/2 लिख देते हैं। इसके आगे सिग्मा I बराबर 1, J बराबर 1, और I और J नॉट इक्वल टू हैं, और QI QJ अपॉन RIJ। यानी कि आप इसके आगे 1/2 और लिखोगे, तो उसके बाद दोनों टर्म जुड़ करके आपके पास एक ही टर्म बचेगी। तो हम एक टर्म को बचाने के लिए हमने 1/2 से यहाँ पर गुणा किया। बाकी सिंपल जैसे हमने जोड़ा है समीकरण नंबर 2 में, उस तरह से जोड़ सकते हैं। 1/2 का लगाने का रीजन ये था कि हर टर्म्स 2 बार आ रही थी, इसलिए हमने 1/2 मल्टीप्लाई किया, और फाइनली हमारे पास जो कार्य है वो इस तरह से आ जाता है। आवेशों के युग्म के लिए गणना करने पर I और J के आवेशों का युग्म J व I वे आवेश के युग्म एक समान होते हैं, अतः एक ही युग्म की गणना 2 बार हो जाती है, जिसके निवारण के लिए हमने 1/2 का क्या किया था, गुणा किया है ना, दे रखा इसमें। उदाहरण के लिए Q1 Q2 Q3 आवेशों का एक निकाय की रचना करें, तो कुल विद्युत आवेश ऊर्जा जो है वो हमारे पास K Q1 Q2 अपन R12, K Q1 Q2 Q3 अपन R23, और K Q3 Q1
अपन R3 आता है। आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल चुका हूँ। तो ये हमारे पास एक चीज़ और नोट करेंगे यहाँ पर, इसमें हम लिखेंगे, कहाँ गया कर्सर, ये रहा। इसको हम लिखेंगे, यह है ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, कैपिटल N, विविक्त आवेशों के कारण, आवेशों के कारण, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिएगा, सतत आवेश वितरण के कारण स्थिति ऊर्जा को हम देखें। इससे पहले हमने किसको पढ़ा है, देखो इसके पहले हमने पढ़ा है विविक्त आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा को पढ़ा है। इससे पहले हमने विविक्त यानी कि डिस्क्रीट चार्ज के निकाय की स्थिति ऊर्जा पढ़ी है, यानी कि इसको आप असतत भी बोल सकते हैं, असतत आवेश वितरण भी बोल सकते हो, असतत आवेश वितरण भी बोल सकते हैं। और यहां पर अब की बार हम पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण के निकाय की स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर देखिए, यदि आवेश विविक्त ना होकर के सतत या एक समान रूप से किसी प्रभाग या निकाय में वितरित हो तो आवेश वितरण के अत्यंत लघु अल्पांशों में विभक्त कर अध्यारोपण के सिद्धांत से या अध्यारोपण सिद्धांत प्रयुक्त किया जा सकता है। यदि आवेश के किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित हो तो उसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं या आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसी प्रकार जब आवेश किसी पृष्ठ पर वितरित होता है तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं, और इसी प्रकार रेखा पर वितरित हो तो उसे आवेश को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है, सतत आवेश वितरण है किसी निकाय के लिए। वैसे ये जो टॉपिक है ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। ये मैंने स्पेशली लिखा है अपने हाथों से 0 यहां पर हमारे पास एक निकाय है, लेकिन इस निकाय में आवेश का वितरण क्या है, सतत है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम कैसे निकालेंगे और कितनी होगी वो देखते हैं। तो देखें, हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किए गए कार्य के बराबर होती है, ठीक है। इसको लिखेंगे 1/2 सिग्मा क्यू इंटू फाई। फाई यहाँ पर विभव है, क्यू यहाँ पर आवेश है। 1/2 हमने अभी पीछे लगाया था, बताया था आपको क्यों लगाया है, वो इसका रीजन। और विभव जो होता है वो किसी भी आवेश का निकालना चाहेंगे तो के क्यू आई और अपॉन आर आई लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 देंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऊर्जा होगी वो रहेगा 1/2 सिग्मा, और फाई को हमने ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ पर जो आवेश था क्यू, तो यहाँ पर हम मानते हैं कि आयतन आवेश वितरण है। क्या है, आयतन आवेश वितरण है। तो आयतन आवेश वितरण रहेगा तो हम लिखेंगे कि रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी वी। यहाँ से आप डी क्यू की वैल्यू निकालोगे, रो डी वी आ जाएगा आपके पास। और तो यहाँ से आप लिख सकते हो डी क्यू की जो वैल्यू है या क्यू की वैल्यू है वो रो डी वी के बराबर आएगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया रो डी वी इंटू फाइव। और ये हमें पता है कि मैक्सवेल की प्रथम समीकरण से डेल डॉट ई बराबर कितना होता है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ से आप रो की वैल्यू निकालोगे तो रहेगा एप्सिलॉन नॉट और डेल डॉट ई। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। इक्वेशन 4 को इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो हमें मिलेगा u बराबर एप्सिलॉन नॉट बाई 2 एंड डेल डॉट ई एंड 5 डी वी। जब आप इसको ओपन करोगे, नहीं एक अपने पास प्रमेय थी, आपको मैंने पिछले जो यूनिट नंबर फर्स्ट उसमें सोल्व करवाया था कि डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर वेक्टर हमारे पास तो ये होता है हमारे पास कुछ इस तरह से, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट डॉट ई प्लस फाई और डाइवर्जेंस ऑफ ई। तो यहाँ से आप डाइवर्जेंस ऑफ ई की वैल्यू निकालोगे, डेल डॉट ई फाई। तो डेल डॉट ई फाई हमारे पास ये वैल्यू,
और इसको आप उधर लेके जाओगे तो आपके पास कुछ इस तरह से मिलेगा कि डेल डॉट और फाई ई और माइनस का डेल फाई और डॉट ई ये रहता है इज इक्वल टू आपके पास मिलेगा फाई और डेल डॉट ई। हमें इसकी वैल्यू रखनी है, लेकिन ये जो वैल्यू है जब इसका पृष्ठ समाकलन करते हैं तो ये हमारे पास जीरो हो जाती है, तो यहाँ पर ये वैल्यू बचेगी। तो यहाँ पर माइनस, और जब इसको ओपन करेंगे तो हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो विभव की ऋणात्मक प्रवणता की दर के बराबर होती है। तो आप इसको माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, ई डॉट ई करेंगे तो ये हमारे पास कुल मिला करके ई स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हमने सिंपली ई स्क्वायर और डी वी रख दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा ई स्क्वायर डी वी, और तो फाइनल हमारे पास जो पोटेंशियल ऊर्जा का जो मान है वो आएगा U बराबर एप्सिलॉन नॉट बाई 2 ई स्क्वायर और डी वी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सतत आवेश वितरण के कारण ऊर्जा जो का वितरण है वो अलग आता है, या पोटेंशियल ऊर्जा का जो मान अलग आता है, और असतत के कारण अलग। तो ये हमारे पास सतत वितरण के कारण स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।